हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान सफारी। जैसा कि आप लोगों को पता है, कोरोना वायरस का इस समय जो संकट चल रहा है, उसकी वजह से लॉकडाउन भी इस समय चल रहा है पूरे भारत में, और जिसका सीधा इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पर पड़ा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इकोनॉमी पर देखने को मिला और हमारी इकोनॉमी बहुत नेगेटिव में चली गई। और उसी को ध्यान में रखते हुए उस क्राइसिस से निपटने के लिए 12 मई को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की और उसके तहत जो 20 लाख करोड़ का एक पैकेज, इकोनॉमिक पैकेज उन्होंने डिक्लेयर किया। तो उसको लेकर के फिर 14 मई को हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज है कहाँ कहाँ पर जाएगा और कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कैसे इकोनॉमी को एक रिवाइव किया जाए। तो इस वीडियो में हम लोग इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि कहाँ कहाँ क्या जो अमाउंट है, कितना अमाउंट जा रहा है और कैसे इकोनॉमी में आगे ग्रोथ देखने को मिलेगा। और एक बात प्राइम मिनिस्टर ने जो कही, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि ये जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, हमारी जीडीपी का 10%, जो हमारा जीडीपी होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका 10% है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैकेज है। इसके बारे में हम आइए डिटेल में जानते हैं। तो इस पैकेज का जो मेन मुख्य उद्देश्य था वो आत्मनिर्भर भारत अभियान, मतलब सेल्फ रिलायंट इंडिया जिसको बोलते हैं। इसके 5 पिलर्स जो है प्राइम मिनिस्टर ने बताए थे कि इकोनॉमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन सिस्टम है, डेमोग्राफी और डिविडेंड है। तो ये 5 इसके पिलर हैं और इन पांचों पिलर पर ज़्यादा हमको कैसे फोकस करना है, कैसे रिफॉर्म करने हैं, जिससे हम एक अच्छा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। तो अगर हम देखें पांचों पिलर्स को हम देखें तो इकोनॉमी की अगर बात की गई तो उसमें कहा गया क्वांटम जंप्स होने चाहिए, नॉट इंक्रीमेंटल चेंजेस। जो इंक्रीमेंटल चेंजेस नहीं होने चाहिए, क्वांटम जंप उसमें होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो मॉडर्न इंडिया को रिप्रेजेंट करे, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो मॉडर्न इंडिया को रिप्रेजेंट करे। और जो हमारा सिस्टम है वो टेक्नोलॉजी ड्राइवन होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें। और जो डेमोग्राफी की बात करते हैं तो वहाँ पर वाइब्रेंट डेमोग्राफी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेसी है वो बहुत बड़ी है, सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कही जाती है। तो वो डेमोग्राफी जो है वाइब्रेंट होनी चाहिए। और डिमांड की अगर बात करें तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जो डिमांड और सप्लाई है उसका पूरा यूटिलाइजेशन, उसकी पावर का कैसे यूटिलाइजेशन किया जाए। तो ये जो 5 इंपॉर्टेंट पिलर हैं इसको ध्यान में रख करके जो आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की गई। और उसमें जैसा कि मैंने पहले बताया 20 लाख करोड़ का पैकेज है, हमारे जीडीपी का 10% है। तो उसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसको भी फोकस किया गया है कि जो फोकस ऑन लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ, इन सब पे भी फोकस किया गया है। तो कैसे इसको ध्यान में रख करके जो हमारे लगभग 15-16 मेजर अनाउंसमेंट निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर जी ने किए हैं, तो उसके बारे में आइए जानते हैं एक एक अनाउंसमेंट के बारे में। और क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट ज़्यादातर एमएसएमई सेक्टर को फोकस में लेकर के किया गया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट देखने को मिला वो एमएसएमई सेक्टर को ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो उसको ध्यान में रख करके उसके लिए बहुत बड़े बड़े पैकेज की घोषणा की गई है। तो आइए जानते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला जो पैकेज है वो 3 लाख करोड़ रुपीज का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग एमएसएमई। जो एमएसएमई सेक्टर है उसके लिए 3 लाख करोड़ रुपीज का कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन दिया जाएगा। मतलब कि जैसे पहले जो एमएसएमई सेक्टर होते थे या कोई भी अगर एंटरप्राइज है वो लोन लेने जाता था तो उसको सिक्योरिटीज अपनी वहाँ पर रखनी पड़ती थी, तो फिर वहाँ से लोन मिलता था। अब उसको सिक्योरिटीज नहीं रखनी पड़ेगी। तो पहले क्या होता था कि अगर हम जैसे अपनी सिक्योरिटीज बैंक के पास लेकर के जाते हैं और हमको लोन 5 लाख रुपए का चाहिए और सिक्योरिटीज मेरे पास कम वैल्यू की है, तो हमको 5 लाख लोन नहीं मिलता था। तो अब हालांकि कोई सिक्योरिटी हमको नहीं देनी पड़ेगी, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो 3 लाख करोड़ का जो कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन है, ये ऐसी जो एमएसएमईज के लिए है जो ऑलरेडी काम कर रही थी, मतलब ये लॉकडाउन से पहले अच्छी कंडीशन में थी, काम कर रही थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो उनका बिजनेस है वो ठप पड़ गया और उस पर काफ़ी मतलब वो काफ़ी हिट हुआ। तो ये पैकेज जो है 3 लाख करोड़ का वो उनके लिए है। इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि बारोवर्स विद अप 25 करोड़ रुपीज आउटस्टैंडिंग, मतलब कि अगर आपका लोन जो है वो 20 करोड़ रुपीज तक का है अगर लोन बेसिस पे देखें, और जो हमारा टर्नओवर बेसिस पे अगर हम देखें तो 100 करोड़ रुपीज का से कम का अगर टर्नओवर है तो आप इस कैटेगरी में आएंगे। और जो आपको यहाँ पर लोन मिलेगा वो 4 साल का होगा, और उसका जो मोरेटोरियम होगा वो 12 मंथ का होगा, 12 महीने का मोरेटोरियम होगा। मतलब आपको जो रीपेमेंट करनी पड़ेगी वो 12 महीने के बाद करनी पड़ेगी।
और 100% क्रेडिट गारंटी कवर टू बैंक एंड एनबीएफसी ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। और जो इसमें सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्रेडिट गारंटी कवर की, क्योंकि जैसे क्या था कि अगर एमएसएमई सेक्टर बैंक के पास पहले लोन लेने जाता था, तो वहाँ पर क्रेडिट गारंटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता था, क्योंकि कहीं न कहीं बैंक को भी डर रहता था कि अगर हम इन लोगों को लोन दे देते हैं, तो ये हमारा एनपीए में काउंट कर लिया जाएगा, क्योंकि इस समय सिचुएशन ऐसी चल रही है कि अगर ज़्यादा लोन बैंक जल्दी देने को तैयार नहीं होते। तो सरकार खुद इसमें आगे आई है और सरकार ने बोला है कि जो इसकी क्रेडिट गारंटी हम लेंगे, कि मतलब अगर सपोज़ करिए आप जो भी बैंक है इन लोगों को पैसा दे, अगर ये पैसा डूबता है तो ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट की होगी, गवर्नमेंट इसको पे करेगी बैंक को। और जो ये स्कीम है इसका मतलब 31 अक्टूबर 2020 तक मतलब इसको हम अवेल कर सकते हैं, और नो गारंटी फ़ी, नो फ्रेश कोलेटरल, मतलब इसमें कोई गारंटी फ़ीस नहीं है, ना तो कोई फ्रेश कोलेटरल लगेगा, और लगभग 45 लाख यूनिट जो है बिज़नेस एक्टिविटी अपना रिज़्यूम कर सकती हैं और जॉब जो है लोगों को प्रोवाइड कर सकती हैं, क्योंकि लोगों की जॉब इस समय छूट गई है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि सरकार जो बैंक को यहाँ पर इन्वॉल्व कर रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सरकार चाहती तो ये पैसा डायरेक्ट इन्फ्यूज़ कर सकती थी एनबीएफसीज़ में, डायरेक्ट इन्फ्यूजन आप जिसको मनी बोलते हैं, या तो एक दूसरा एक सिस्टम होता है कि बेल आउट पैकेज इन कंपनियों को दे सकती थी। लेकिन ऐसा ना करके सरकार ने जो है बैंक को आगे ले आया, कि बैंक को एक क्रेडिट जो गारंटी दी कि आप जो है लोन दीजिए इन लोगों को, एमएसएमई सेक्टर को, और अगर ऐसा मतलब ये पैसा आपको वापस नहीं कर पाते हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी हमारी होगी। तो इसका सीधा-सीधा मतलब है कि अगर अगर ये लोन डिफ़ॉल्ट होता है, तभी इसमें सरकार का पिक्चर आएगा, नहीं तो सरकार का कोई रोल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो सीधा-सीधा एक बैंक का रोल होगा। तो इससे बैंक का भी मोरल बूस्ट हो रहा है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। चलिए नेक्स्ट दूसरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं, दूसरा पैकेज क्या है? अब एक दूसरा है जो 20,000 करोड़ रुपीज़ का सबऑर्डिनेट डेट है। जो स्ट्रेस्ड एमएसएमई है, मतलब ऐसी एमएसएमई जो पहले से ही वो स्ट्रेस्ड थी, मतलब पहले से ही उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो उनके लिए 20,000 करोड़ रुपीज़ का जो पैकेज रखा गया है। और सीधा-सीधा इसमें कहा गया है कि लगभग 2 लाख एमएसएमई जैसे हैं जिसको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि क्योंकि इस पे कहीं न कहीं डाउट ये है कि ये पहले से स्ट्रेस्ड पोज़ीशन में थी, स्ट्रेस्ड कंडीशन में थी। इसको ध्यान में रख कर के सरकार ने इसमें जो पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम जो पूरा, जैसे पिछले में हमने बताया कि 100% क्रेडिट गारंटी थी, सरकार उसकी पूरी गारंटी ले रही थी। लेकिन इसमें पार्शियल क्रेडिट गारंटी सपोर्ट दिया गया है बैंक को। तो उसके लिए जो सीजीटी एमएसई है उसको 4,000 करोड़ रुपीज़ का सरकार सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फ़ायदा लगभग 2 लाख एमएसएमईज़ को देखने को मिलेगा, और दोनों से अगर कंपेयर करें तो ये अमाउंट पहले के हिसाब से कम है। तो इसका कॉन्सेप्ट अगर समझें तो इसमें सीधा-सीधा कहा गया है कि जो एमएसएमईज़ के प्रमोटर हैं, उनको बैंक लोन देगा, और फिर उसके बाद वो लोग एमएसएमई में इसको इन्फ्यूज़ करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट था दूसरा वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें कहा गया है कि जो 50,000 करोड़ रुपीज़ का इक्विटी इन्फ्यूजन एमएसएमईज़ के लिए सरकार करेगी, और उसमें फंड ऑफ फंड्स जिसको हिंदी में निधि भी बोलते हैं, उसका हेल्प लेगी। तो सरकार अपनी तरफ से 10,000 करोड़ रुपए इसमें लगाएगी, और फिर उसके बाद जो जैसे एलआईसी है या बाकी और भी जो कंपनीज़ हैं, उनसे बोलेगी कि इसमें आप इनको हेल्प करिए, कि जैसे ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं वो जो अपना मतलब दायरा बढ़ाना चाहती हैं। ऐसे जो एंटरप्राइज़ है जिनको और बड़ा करना है, अपने जो ग्रोथ को बढ़ानी है, सब कुछ उसमें हेल्प करने के लिए तो सरकार एलआईसी या बाकी और भी जो कंपनीज़ हैं, उनसे बोलेगी कि इनकी हेल्प करिए आप लोग। तो देखिए इसमें कहा गया है कि जो फंड ऑफ फंड है विल बी ऑपरेटेड थ्रू ए मदर फंड एंड ए फ्यू डाटर फंड। कुछ मदर फंड के थ्रू और कुछ डाटर फंड के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाएगा। और इससे होगा क्या कि जो फंड स्ट्रक्चर है वो लगभग 50,000 करोड़ रुपीज़ का जो फंड है वो डाटर फंड लेवल पर होगा, और इससे जो एमएसएमई की जो साइज है वो वो बढ़ जाएगी। वो बढ़ाने का अपना जो प्रयास करेंगे कुछ ऐसे एंटरप्राइज, तो उनको हेल्प मिलेगी। और जो एमएसएमईज़ हैं, वो जो हमारे मेन स्टॉक एक्सचेंज में है, उसमें लिस्टेड हो जाएँगे। तो एक इम्पॉर्टेंट ये भी पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एमएसएमई की डेफ़िनेशन है, उसको चेंज कर दी गई। तो एमएसएमई की जो डेफ़िनेशन है, उसको रिवाइज़ किया गया है। इन्वेस्टमेंट लिमिट को उसको बढ़ा दिया गया है।
और जो पहले था इन्वेस्टमेंट लिमिट पर उसको कैटेगरी को दिखाया, एमएसएमई को डिसाइड किया जाता था, तो उसको अब उसमें टर्नओवर को भी एडिशनल क्राइटेरिया ऐड कर लिया गया है कि कैसे जो टर्नओवर को भी उसको ध्यान में रख कर के एमएसएमई की कैटेगरी डिवाइड की जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम दिखाते हैं आपको कि कैसे, जैसे यहाँ पर देखें तो जो हमारा एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज्ड डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई है, एग्जिस्टिंग जो कंडीशन थी एमएसएमई की, उसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया था माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के बेसिस पे। तो माइक्रो की अगर हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग जो एंटरप्राइजेस थे उसमें इन्वेस्टमेंट अगर 25 लाख से कम का है तो माइक्रो में आता था, और जो सर्विसेज की बात करें तो 10 लाख से कम का इन्वेस्टमेंट है जो सर्विसेज में आता था। वहीं अब जो रिवाइज कर दिया गया है तो उसमें इसको 25 लाख से बढ़ा करके जो इन्वेस्टमेंट को अगर देखा जाए तो 1 करोड़ रुपीज़ का कर दिया गया, कि 1 करोड़ से अगर कम का इन्वेस्टमेंट है तो माइक्रो में कर दिया गया है। और अगर टर्नओवर बेसिस पे देखें तो उसको अगर 5 करोड़ से कम का जो टर्नओवर है तो उसको माइक्रो में। तो ऐसे स्मॉल और मीडियम में भी, स्मॉल में भी ऐसा ही किया गया और मीडियम में भी ऐसा किया। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो है एमएसएमई जो एंटरप्राइजेज हैं उनको देखने को मिलेगा, उनके ऊपर भी इसका एक अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे एंटरप्राइज थे वो पहले लार्ज स्केल में आते थे, अब वो मीडियम में आ जाएंगे। तो उसको जो बेनिफिट होते हैं एमएसएमई के अंदर, जो भी बेनिफिट मिलते हैं, सरकार बहुत सारी इसे छूट प्रोवाइड करती है, तो वो सब इनको मिलेगी। और एक नेक्स्ट पॉइंट है कि जो 2500 करोड़ रुपीज़ का, 2500 करोड़ रुपीज़ का जो बिजनेस और वर्कर्स के लिए ईपीएफ सपोर्ट है, उसका भी एक इसमें प्रावधान किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो, अब आप देखें तो सीधा-सीधा कहा गया है कि जो बिजनेस हैं इस पे लगातार जो फाइनेंशियल स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। तो उसके अंदर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है, उसमें क्या था कि जो 12% एम्प्लॉयर एंड 12% एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता था, अब उसको मतलब सरकार इस पर खुद अपना 25,000 करोड़ रुपीज़ का पैसा लगा रही है, जो कि पहले क्या था कि वो अगर आप देखें यहाँ पर तो मार्च, अप्रैल और मई, मतलब मई 2020 तक इसका प्रोविज़न किया गया था, लेकिन फिर बाद में अब इसको बढ़ा करके अगस्त 2020 तक कर दिया गया है। तो एक ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब 3 मंथ का इसको और बढ़ा दिया गया है। तो इसका इम्पैक्ट सीधा-सीधा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये 2500 करोड़ रुपीज़ से लगभग 72.22 लाख एम्प्लॉइज़ को इसका बेनिफिट मिलेगा। और वहीं 3.67 लाख जो एम्प्लॉयर हैं, उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। तो सीधा-सीधा इसका, इस स्कीम का मतलब है कि जो सरकार है, अभी 3 महीने का पैसा वो खुद जमा कर रही है, मतलब ना तो उसको जो बिज़नेस है उसको देना है, ना वर्कर को देना है, दोनों का कंट्रीब्यूशन नहीं, दोनों खुद कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। ये अगस्त तक सरकार इसमें खुद कंट्रीब्यूट करेगी। और नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो 200 करोड़ रुपीज़ का जो ग्लोबल टेंडर होता था, उसको जो है अब उसके लिए ग्लोबल टेंडर नहीं दिया जाएगा, लोकल टेंडर उसके होंगे जारी। तो इससे जो हमारा जो मेक इन इंडिया की स्कीम है वो उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हो जाएगा, और जितने भी जो टेंडर होंगे जारी होंगे वो हमारे यहाँ की, भारत की, इंडिया की जो कंपनीज है उसमें इन्वॉल्व होंगी, कोई कंपटीशन नहीं होगा फॉरेन कंपनीज के साथ। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, और इससे एमएसएमई को भी अपने बिजनेस चलाने में एक फ़ायदा होगा और उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट ये भी था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एमएसएमई है उनको ई मार्केट लिंकेज किया जाएगा, जो जितने भी एमएसएमईज हैं उनका एक ई मार्केट लिंकेज किया जाएगा, और जो ट्रेड फेयर होता है, मतलब जो ट्रेड फेयर लगते हैं उसमें उनकी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित की जाएगी। और एक और जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर कही गई है कि सरकारी और जो हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की जो भी कंपनियां हैं उनके पास इनका जो भी बकाया है उसको 45 दिन के अंदर उसका मतलब उसकी भरपाई करने की पूरी सरकार कोशिश करेगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। और फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की है, उसमें कहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनका जो ईपीएफ में पैसा कटता है वो 12%, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो 12% कटता था एम्प्लॉयर का, और 12% एम्प्लॉई का, दोनों का कंट्रीब्यूशन 12% होता था। तो सरकार ने उसको रिड्यूस करके 10% कर दिया है नेक्स्ट 3 मंथ के लिए। और इससे क्या होगा कि जो 750 करोड़ की जो लिक्विडिटी है उसका सपोर्ट मिलेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें एनबीएफसी को लेकर के कहा गया है कि जो एनबीएफसी हैं उसके लिए एनबीएफसी उसमें काउंट किया गया है, और आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं उनको काउंट किया गया है, और एमएफआई इनको भी काउंट किया गया। तो इनके लिए 30,000 करोड़ रुपीज़, मतलब 30,000 करोड़ रुपीज़ का एक इनको इनको भी दिया जाएगा, क्योंकि
एनबीएफसीज की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है और ये एमएसएमई को फंडिंग करती हैं, तो इसके इन लोगों के लिए भी एक काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो उसके लिए भी सरकार ने इसका प्रोविज़न किया है। और नेक्स्ट पॉइंट में देखें तो आप जो 45,000 करोड़ रुपीज़ का लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, ये भी एक जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसीज के लिए किया गया है। और इसमें जो भी है पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत इसको जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं एनबीएफसीज, उनको ये पैसा दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। और इसमें सीधा-सीधा कहा गया है कि एक एग्जिस्टिंग स्कीम है, इसको एक्सपेंड कर दिया गया है और इसमें इसका जो फर्स्ट 20% लॉस होगा, वो सरकार खुद उसको वहन करेगी। और इसका फ़ायदा जितने भी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, उनको मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा डिस्कॉम है, तो डिस्कॉम भी लगातार कैश फ्लो की प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने 90,000 करोड़ रुपीज़ का ऐलान इनके लिए भी किया है कि जितने भी पीएफसीज हैं और आरईसीज हैं, वो इसमें क्या करेंगे, मनी को इन्फ्यूज करेंगे और जो गारंटी होगी इसमें स्टेट गवर्नमेंट की होगी। तो 90,000 करोड़ रुपीज़ का पैकेज डिस्कॉम के लिए भी रखा गया है। तो ये डिस्कॉम का जो पैकेज है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो हमारी पावर जनरेशन कंपनीज है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, वो लगातार प्रॉब्लम फेस कर रही थी, कैश फ्लो की प्रॉब्लम फेस कर रही थी, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा एक डिसीजन लिया गया है सरकार के द्वारा। और नेक्स्ट पॉइंट में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, मतलब उनको रिलीफ दिया गया है, ठेकेदारों को रिलीफ दिया गया है, क्योंकि उनके जो प्रोजेक्ट चल रहे थे उसको 6 मंथ का एक्सटेंशन मिल गया है। तो जितने भी जो प्रोजेक्ट उनके चल रहे थे, ऑलरेडी लगे हुए थे, उनको जो सपोर्ट दिया जाएगा, वो जो भी सेंट्रल एजेंसीज हैं लाइक रेलवे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, या सीपीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क जो डिपार्टमेंट है, ये लोग जितने भी कंस्ट्रक्शन चल रहे थे इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स की हेल्प करेंगे। मतलब 6 मंथ का जो एक्सटेंशन कर दिया गया है, चाहे वो किसी भी मोड का हो, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड का हो या किसी भी मोड का कॉन्ट्रैक्ट हो, सबको एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसमें जो क्रेडिट गारंटी होगी, जो बैंक गारंटी होगी, गवर्नमेंट एजेंसी इनको पार्शली रिलीज करेंगी, और जिससे कि कैश फ्लो बना रहे, इनका काम चलता रहे। तो इस एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए एक अच्छा डिसीजन है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, वो सारे स्टेट और यूटीज को एडवाइज कर रही है कि जो भी रेरा के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो रेरा के अंदर चल रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन जो डेट है उसको भी 6 मंथ के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अब इनको भी टाइम मिल जाएगा कि प्रोजेक्ट को अपना थोड़ा 6 मंथ लेट से कंप्लीट करेंगे और उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसको सरकार मॉनिटर कर रही है। तो एक इसके लिए भी एक राहत पैकेज है। और नेक्स्ट पॉइंट में देखिए तो टू प्रोवाइड मोर फंड टू टैक्स पेयर, जो टैक्स पेयर है उनको ज़्यादा फंड प्रोवाइड करने के लिए जो इसमें जो टैक्स था, जो पैसा कटता था, उसको 25% से रिड्यूस कर दिया गया है। और इसमें सीधा-सीधा कहा गया कि ये टैक्स डिडक्शन एंड सोर्स टीडीएस और जो टीसीएस के थ्रू पैसा कटता था, उसको 25% से रिड्यूस कर दिया गया। और इससे लगभग 50,000 करोड़ रुपीज़ की जो इसमें लिक्विडिटी आएगी। इसके अंदर आपकी जैसे पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट होता था, प्रोफेशनल फीस होती थी, इंटरेस्ट होता था, रेंट एंड डिविडेंड होता था, कमीशन, ब्रोकरेज चार्जेज जो भी होता था, तो उसका जो इसको 25% से रिड्यूस कर दिया गया। और इसमें सीधा-सीधा कहा गया है कि ये 31 मार्च 2021 से लागू होगी। तो एक इम्पॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। और अदर डायरेक्ट टैक्स मेजर्स में भी कुछ बातें कही गई हैं। उसमें कहा गया है कि जितने ऑल पेंडिंग रिफंड्स टू चैरिटेबल ट्रस्ट एंड नॉन कोऑपरेट बिजनेस एंड प्रोफेशन इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी एंड कोऑपरेटिव शैल बी इश्यूड इमीडिएटली। जितने भी पेंडिंग हैं रिफंड्स किसके, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट के हों, चाहे नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस को हों या प्रोफेशंस के हों, उसको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। और भी एक और बात कही गई है कि ड्यू डेट ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न, जो आईटीआर फाइल करते हैं हम लोग, उसकी जो ड्यू डेट है फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए, उसको बढ़ा करके 31 जुलाई 2020 और से 31 अक्टूबर 2020, इससे यहाँ से लेकर के इसको चेंज करके 30 नवंबर 2020, और जो टैक्स ऑडिट है उसको 30 सितंबर 2020 से 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है। तो ये भी एक अच्छा डिसीजन है। और अदर डायरेक्ट टैक्स मेजर्स में देखें तो उसमें जो डेट ऑफ असेसमेंट है, जिनका 30 सितंबर के बीच में 2020 तक आ रहा था, उसको बढ़ा करके 31 दिसंबर तक कर दिया गया है। और जिनका 31 मार्च 2021 को आ रहा था, उसको 30 सितंबर 2021 तक कर दिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया कि जो पीरियड ऑफ विवाद से विश्वास स्कीम, जो विवाद से विश्वास स्कीम चल रही थी,
मतलब उसमें फॉर मेकिंग पेमेंट विदाउट एडिशनल अमाउंट विल बी एक्सटेंडेड। उसमें जो पेमेंट की जाती थी बिना किसी कोई उसमें कोई एडिशनल अमाउंट नहीं ऐड किया जाएगा और उसको बढ़ा करके 31 दिसंबर 2020 तक कर दिया, मतलब उसको 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये आज के वीडियो में पूरा हमने पढ़ा कि कौन कौन सी स्कीम, मतलब ये जो आत्मनिर्भर भारत अभियान सरकार चला रही है लेकर के, जो 20 लाख करोड़ का पैकेज लेकर के आई है, तो उसमें कहाँ-कहाँ पर कितना पैसा जा रहा है, तो उसके बारे में हमने डिटेल में जाना। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जब से कोविड-19 की जो सिचुएशन आई है, संकट आया है, तब से दूसरा पैकेज सरकार का था। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, हमारा वीडियो आया था, तो उसमें सरकार ने बैंक को लेकर के जो टीएलटीआरओ बैंकों को लेकर के एक स्कीम आरबीआई ने लॉन्च की थी। उसमें काफ़ी पैसा सरकार, मतलब बैंक आरबीआई ने बैंकों को दिया था कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो एक वहाँ पर वो पहला पैकेज था, ये दूसरा पैकेज है और सरकार तीसरा भी पैकेज लेकर के आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप तीसरे पैकेज के बारे में देखेंगे कि कैसे और लोगों को, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं और जो किसान हैं, उन लोगों के लिए भी स्कीम लेकर के आ रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में बताएँगे। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।